So we have Shantanu with us. That is again May 18 exams में he has got all India rank 10 जो कि definitely बहुत बड़ा achievement है, right? So ये भी हमारे साथ so कुछ common queries जो बच्चों के होते हैं वो शांतनु क्लियर करेगा। जैसे कि पर सब्जेक्ट का शांतनु का क्या अप्रोच रहा था, उसने कितने टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया था, उसने पर सब्जेक्ट क्या स्ट्रेटेजीज डिजाइन करी थी, सब्जेक्ट वाइज उसका क्या परसेप्शन था, क्या उसको भी डर लग रहा था कि एग्जाम से पहले, कितनी बार उसने रिवाइज किया था, वो कितना टाइम डिवोट कर रहा था, रिजल्ट आने से पहले उसने क्या रैंक एक्सपेक्ट किया था, क्या व्हाट एडिशनल थिंग्स से फिर के आप लोग कर सकते हो और आप लोग भी ऐसे मार्क्स ला सकते हो, है ना। और प्लस जो भी आपकी क्वालिटीज होंगी क्लास के अंदर, तो ये सारी चीजें क्या करने वाला है शांतनु एड्रेस करने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के साथ कि व्हाट वाज योर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। सो बेसिकली जो सब्जेक्ट सबको प्रॉब्लम देता है दैट इज ऑडिट। डेफिनेटली दिमाग खराब हो जाता है पढ़ते हैं, दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है ऑडिट पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ती है, कुछ ये निमोनिक्स बनाने पड़ते हैं, कुछ मेमोरी टेक्निक बनानी पड़ती है ताकि वो इंटरेस्टिंग बना रहे। मैं 3 साल ऑडिट ही किया हूँ, आई वाज इन द एश्योरेंस फील्ड, ग्रांट काउंटर में मैंने आर्टिकलशिप की है अपनी। तो फिर भी जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं एंड जो अपने थ्योरी में पढ़ते हैं बुक्स में काफ़ी टेक्निकल होता है, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा होता है एंड काफ़ी वास्ट है। सो हर सब्जेक्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू समराइज एवरीथिंग। तो आप जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो या जब आप क्लासेस कर रहे हो या कुछ जैसे भी स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर समराइजिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, कंसाइज, बिल्कुल मतलब कि आप फास्ट रिवीजन खुद से भी कर सको आप। देन अगेन ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सो अगर आप एफआर की बात करो, उसमें अपने इंड एस पढ़ते हैं। इंड एस में कोशिश करनी होती है कि आप पैराग्राफ्स कोड कर पाओ, पैरा नंबर्स कोड कर पाओ। अगर आप समरी नोट्स बना रहे हो देन दैट इज पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको उसको लर्न ही करते रहना है बैठे बैठे, पैरा नंबर्स नहीं भी कोड कर पा रहे हैं। तो अपन मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करते हैं तो अपने को वर्ड्स याद होते जाते हैं या रजिस्टर होते जाते हैं, तो वी कैन यूज इट मोर फ्रीक्वेंटली। Then again, SFM more of a practical subject, first is more of a practical subject. We need practice in that. अपन को practice करनी होगी उसमें continuously, उसको छोड़ना नहीं होता। For example, if you are studying for 4 months, 5 months regularly, अगर आप लीव लिए हो ऑफिस से, तो उसमें आपको प्लान आउट वैसे ही करना चाहिए कि आप अपनी थ्योरीज के साथ अपना प्रैक्टिकल भी मिक्स एंड मैच करके ये करो, क्या बोलते हैं, कंबाइन करके पढ़ो उसको, so that ड्रेन आउट नहीं हो जाओ। सिर्फ थ्योरी पढ़ते पढ़ते इंसान ड्रेन आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं 3 दिन लगातार ऑडिट पढ़ा था, उसके बाद 2 दिन मुझको ऑफ लेना पड़ा। बंद हो जाता है दिमाग 1 मिनट के बाद। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप मिक्स एंड मैच करो, लॉ के साथ कुछ एक सब्जेक्ट ले लो, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। स्विच करने में किसी को प्रॉब्लम होती है कि स्विचिंग टाइम ज़्यादा लगता है दूसरे सब्जेक्ट में एग्जाम में, तो यू कैन डू दैट। एक दिन ये पढ़ा, एक दिन कुछ और पढ़ा, कोई और सब्जेक्ट। देन बेसिकली तो थ्योरी सब्जेक्ट्स का यही अप्रोच है, शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स बनाते जाओ। जो लास्ट 1.5 डेज है उसकी आपकी मिनट बाय मिनट प्रिपरेशन होनी चाहिए फ्रॉम दिस डे, आज से। उसकी अगर आपकी मिनट बाय मिनट प्रिपरेशन है, आपने समरी नोट्स बना रखी है, आपको पता है कि आपको कब क्या पढ़ना है उस 1.5 डेज में, देन यू कैन ईजिली मैनेज आपका। जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली जा रहे हो कि हाँ जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट आई बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। एंड फ्रैंकली अगर आप पहले 1.5 डेज में अगर कोई टॉपिक छोड़ के बिल्कुल जा रहे हो, एग्जाम में 3 घंटे में हालत खराब हो जाती है, याद बिल्कुल नहीं आता। मेरे साथ हुआ है पर्सनली, डायरेक्ट टैक्स के पेपर में भी हुआ था, बिल्कुल भी याद नहीं आता है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कुछ टॉपिक्स को लेकर, बट एग्जाम टाइम में यू कैन नॉट राइट इट, क्लिक ही नहीं करता है, इतना प्रेशर वाला इन्वायरमेंट रहता है। सो इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। तो टॉपिक बाय टॉपिक अब अगर एफआर की बात करें तो एफआर में और आपने क्या किया था, कितना टाइम दिया था, हाउ मच टाइम यू डिवोटेड? सो बेसिकली आई प्रिपेयर्ड एन एक्सेल शीट फर्स्ट ऑफ ऑल, 4.5 मिनट्स के लिए क्या प्लान रहने वाला था, क्या प्लान आउट मैंने कैसे किया था, शेयर दैट एक्सेल विद यू, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली डे वाइज याद नहीं कि मैंने कब कितना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, कितने। सो बेसिकली पढ़ना था कि इक्वल वेटेज देना है सबको, एक्सेप्ट हमारा जो इलेक्टिव पेपर था कैपिटल मार्केट्स था। तो आई एम पर्सनली ए कैपिटल मार्केट फैनेटिक, तो मैंने 3 साल कैपिटल मार्केट्स फॉलो किया है पूरा। तो
उसके लिए मैंने 3 to 4 days दिए थे कैपिटल मार्केट्स के लिए एंड इट्स अ केस स्टडी बेस्ड पेपर. तो आप उसको मतलब लर्न नहीं कर सकते, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट. एंड अगर आपको वो नेचुरली आता है तो इट्स एन एडवांटेज पेपर. एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ डेज था. ऑडिट के लिए 7-8 days या फर्स्ट रीडिंग में, एंड देन ऑब्वियसली रिविजन में 3 days और 3.5 days एंड देन 1.5 days. सो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड वो 1.5 days में जो स्टार्ट. एंड DT-ITT में मेरे बेनिफिट में क्या हो गया था कि कैपिटल मार्केट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन कैपिटल मार्केट. तो मैंने उसके जो पहले वाला दिन था ये रिवाइज DT, क्योंकि DT इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा वास्ट है. उसको एक दिन में रिवाइज करना, 1.5 days में रिवाइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अंटिल यू हैव दोस शॉर्ट. तो उसके लिए मैंने फिर कैपिटल मार्केट्स वाला डे भी यूटिलाइज किया था. तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है, किसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, किसमें आप कम टाइम दे सकते हो. देन अगर ऑडिट की बात करें या आपके मार्क्स जो थे, आई थिंक कौन से में मार्क्स कितना आया था आपको? एसएफएम में हाईएस्ट थे, राइट? एंड एसएफएम में हाईएस्ट थे एंड कितना आया था एसएफएम में? 90, राइट? सो 90 मार्क्स एसएफएम में था. उसके बाद अगर ऑडिट की बात करें तो जैसे आपने जब क्लासेस लिया, क्लासेस आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया? क्लासेस लेने के बाद आपका क्या अप्रोच रहा था? अगर उसमें 100 क्लासेस, तो व्हाट वाज द अप्रोच यू फॉलो फॉर ऑडिट? सो बेसिकली क्लासेस हमारे 35 आवर्स की थी जो आपके फास्ट ट्रैक मैच थी. वो अगर अपन 1.2 1.3 पे देखें तो 24 आवर्स हो जाती है. एंड मतलब 35 आपके 24 आवर्स में देखा गया था. सो उसको मैंने ऐसे प्लान आउट किया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंपनी लॉ पढ़ रहा हूँ तो कंपनी लॉ वाला पार्ट कंप्लीट करके मैंने उसको बुक से पढ़ा, अपने स्टडी माइंड से पढ़ा, एंड देन प्रैक्टिस मैनुअल, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, मैंने न्यू सिलेबस में एग्जाम दिया था तो हमारा अवेलेबल नहीं था हमारे पास प्रैक्टिस मैनुअल्स. तो ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल से पूरी रीडिंग की थी सारे क्वेश्चन आंसर्स की. एंड देन वैसे टॉपिक वाइज चलते गए, स्टैंडर्ड्स आए थे तो प्रॉब्लम होती थी. स्टैंडर्ड्स में आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, बट फिर बाद में क्लासेस करते करते साथ में समझते एक्चुअली द लिंकिंग दैट वी गेट क्लासेस में, जो लिंक होता है, जैसे 240 को क्रॉस करने के साथ पूरा लिंक कर देना बिल्कुल, तो दैट इज समथिंग दैट वाज यूनिक. क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम रीडिंग की थी मुझे याद हो रहा था बट मैं लिंक नहीं कर पा रहा था सारी चीज़ों को. दैट लिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अपन आंसर भी जब प्रैक्टिस मैनुअल में पढ़ते हैं तो मिस हो जाता है. जब फटाफट रीडिंग कर रहे हैं तो वो याद नहीं रहता कि अच्छा इसको यहाँ से लिंक किया है, इसको यहाँ से लिंक किया है. सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि क्लास के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ रहे हो, पेपर्स भी लिख के देख रहे हो. मैंने एक पेपर भी लिखा था, मैं सर को भेज नहीं पाया था, सर ने बोला था सेंड करना पेपर, मैं चेक करूँगा, बट मैं भेज नहीं पाया था. बट आई रोट अ पेपर एंड कि एटलीस्ट समझ में आए कि मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं, या मैं किस तरह अटेम्प्ट कर रहा हूँ पेपर को, या मेरा कैप्स कहाँ पर है. सो एटलीस्ट 1 या 2 पेपर लिख कर देखना चाहिए, राइट? एंड उसके बाद क्लासेस जैसे चली जाता था, क्लासेस के साथ साथ आपने जैसे नोट्स रिवाइज किया, आपने लिंकिंग में काम किया. तो उसके अलावा जब क्लासेस खत्म हो गई, व्हाट आफ्टर द क्लासेस के बाद क्या किया? जो वॉइस क्लिप्स हैं सर के, दोज आर वेरी हेल्पफुल. सोने के पहले आई यूज्ड टू हाफ एन आवर 20 मिनट्स में डिवोट करता था कि एटलीस्ट रिवाइज हो जाए. इवन इफ आई एम, क्योंकि ऑडिट इज लाइक वेरी वॉलेटाइल, गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा. तो व्हाट आई डिड वाज कि जैसे मैंने कंप्लीट की क्लासेस, आई मेड श्योर कि 20 मिनट्स एटलीस्ट अ डे मैं सुन रहा हूँ वॉइस क्लिप्स एटलीस्ट. तो वो क्या है, आपको रिकॉल होता रहता है, धीरे धीरे याद आता है, सुनते सुनते नींद आ जाती है कहीं पर. बट हाँ, रिकॉल होता है, मतलब उससे फायदा होता है. एग्जाम भी यू गेट दैट थिंग कि हाँ आवाज़ आ रही है पीछे से, कुछ कोई बोल रहा है. तो वॉइस क्लिप सुना, वॉइस क्लिप भी यूज़ किया. रिवाइज कितनी बार किया था? बिकॉज अगेन बहुत था, बट रिवाइज एक बार किया, बट शायद वॉइस क्लिप से वो कहीं ना कहीं जब रिवाइज हो गया होगा, राइट? तो वॉइस क्लिप से कहीं ना कहीं रिवाइज हो गया होगा वहाँ पे. एंड उसके अलावा फिर राइटिंग में मतलब व्हाट यू फेल्ट कि ऑडिट में क्या डिफरेंस मतलब पेपर में आया? सो बेसिकली अभी भी मैंने जब मेरे दोस्तों ने भी मंगवाए हैं अपने पेपर, अभी तक आया नहीं होगा, तो क्या यूनिक था कि प्रेजेंटेशन जो स्टाइल है हमारा यहाँ पर, जो हम जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं आंसर्स को, दैट मैटर्स अ लॉट. यू हैव सीन मेरे से ज़्यादा अच्छा लोग ऑडिट जानते हैं, समझते हैं, ऐसे भी उनको याद है, उनको कोट करते हैं, बट प्रेजेंटेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट. प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. सामने वाला जब देख रहा है आपका आंसर, अगर उसको एक पैटर्न में दिख रहा है कि आपके सारे आंसर्स एक पैटर्न में जा रहे हैं, तो वो यूज्ड टू हो जाता है उसको देख के. तो उसको भी एक कंफर्ट लेवल आया था, तो वो फटाफट टिक मार के आंसर में मार्क्स देता है, आई गेस.
part also helps a lot. Right. उसके बाद आपने शायद बताया था, you told me कि शायद काफी सारे टेक्निक्स ऐसे थे जो मैंने आपको ऑडिट में सिखाया था, बट यू अप्लाइड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑल में नहीं कर पाया था, लॉ में भी अप्लाई किया, लॉ में किया था मैंने, और एक दो सब्जेक्ट में अप्लाई किया था। तो उससे क्या हुआ ना, मैं खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम रीडिंग आउट समथिंग या समराइज जो मैंने किया हुआ है, सो आई वाज रिकॉर्डिंग दोज साउंड क्लिप्स एज वेल, कि मैं अपना ही सुन लूँ तो मुझे क्या पता रिकॉल हो जाए, टाइम बच जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट सेविंग योर टाइम, मिनिमाइजिंग, जितना आप समराइज कर सकते हो। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि शॉर्ट ही कर दिया, बट येस पूरा अगर 100 पेज की बुक है तो उसको पहले 50 पेज पे लिखते हो, उसके बाद उसको 20 पेज पर लिखते हो, उसको 10 पेज पर लिखते हो, इन द एंड वो 2 पेज पर भी आ जाता है लास्ट में पढ़ाते हो। एंड व्हेन यू आर मेकिंग दोज नोट्स ना, आपको उसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहती है। सो यू आर राइटिंग डाउन द पॉइंट्स, यू आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग, तो आपको वो याद होता है। एंड ऑडिट में, लॉ में आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको याद करना। राइट। उसके बाद जैसे डोंट, अगेन एक चीज और है, जैसे काफी बार काफी लोगों को ये लगता है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट है तो ये 35 आवर्स काफी होगा क्या, 50 आवर्स काफी होगा क्या, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई थिंक ही हैज गिवन द एग्जाम अंडर न्यू सिलेबस, राइट, न्यू सिलेबस के अंदर एग्जाम दिया है। इनफैक्ट जो खुद के थे, ये आल्सो गिवन एग्जाम अंडर न्यू सिलेबस, तो न्यू सिलेबस के अंदर एग्जाम दिया है, मतलब वो चीज पहली बार करी है, राइट, दैट थिंग इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यानी कि डेफिनेटली आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं कि वो पहली बार में भी हो सकता है, वो पहली बार में भी हो सकता है, इतने ही कम टाइम में हो सकता है। जैसे कि नोट के साथ साथ क्या क्या नोट्स रीड किया, साथ में आपने सिर्फ नोट जो मेरा 350 पेजेस का था वही फॉलो किया, यू मेड योर कंसाइज नोट्स एज वेल। नो, आई मेड माय कंसाइज नोट्स, स्टडी वीडियो। एग्जैक्टली। तो देखो व्हाट यू डिड, कंसाइज नोट्स बनाया होगा इन्होंने पहले साथ साथ, जैसे कि 350 पेजेस में ऑलरेडी कंसाइज है, बट उसके बाद भी आप जितना और कंसाइज कर सको उतना अच्छा है। उसके बाद इनका एडिशनल एफर्ट क्या रहा था कि मेरा नोट्स हुआ, उसके बाद वी मस्ट हैव टर्न्ड द स्टडी मैटर, कि उसमें कुछ नया है क्या, उसमें कुछ ऐसा है क्या जो मैं फॉलो कर सकता हूँ, है ना, राइट। तो उसने क्या किया, पहले 350 पेजेस के नोट्स को भी कंसाइज किया, स्टडी मैट को एक बार देखा कि कुछ एडिशनल चीज ली जा सकती है क्या, एंड साथ साथ वॉइस क्लिप रेगुलरली सुना, बिकॉज अगेन प्रैक्टिकली आई थिंक इसके लिए पॉसिबल नहीं रहा होगा कि ऑडिट को बार बार बुक से रिवाइज किया जा सके, इट मस्ट नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो व्हाट ही टोल्ड इज कि उसने क्या करा, वॉइस क्लिप डेली बेसिस में सुनते गया, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो टेक्निक फॉलो करी, लाइक लॉ, है ना, और कौन सा सब्जेक्ट में फॉलो करा आपने? लॉ में किया था, एंड कॉस्ट में हमारा थ्योरी काफी ज्यादा पोर्शन है, तो कॉस्ट के थ्योरी पोर्शन में किया था, है ना। आप लोग चाहो तो DTIIT में भी फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो इन दोज सब्जेक्ट्स, राइट। सो दैट इज समथिंग। तो अगेन इन्होंने बोला कि शायद ऑडिट में जो शायद एक चीज रही होगी, दैट इज प्रेजेंटेशन, एंड साथ ही साथ जो इंटरलिंकिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, इंटरलिंकिंग, और साथ में वो कंसाइज कर पाना, जैसे उन्होंने बोला कि भाई एक चार्ट 10 पेज का नोट्स है, 50 पेज का नोट्स है, आप लोग कंसाइज करो, 10 पेज पे लेके आओ, 10 पेज से 2-3 पेज में भी आ जाएगा, तो वो चीज कर पाना। हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता, तो भाई बोथ ग्रुप्स दिया है, ऑफिस के साथ दिया है, साथ में प्रिपेयर किया है, स्टिल ही हैज गॉट दैट टाइम। तो टाइम मिलता कहाँ से था, वो टाइम मिलता कहाँ से था? 12 to 13 आवर्स डे अगर आप डे 1 से पढ़ रहे हो तो मैनेज करें, डे 1 से अगर पढ़ रहे हो तो। और जब ऑफिस कर चलता था तब कैसे पढ़ते थे आप? हम लोगों का स्ट्रिक्ट पॉलिसी था कि वी कैन नॉट टेक एनी ट्यूशंस ऑन, एंड सुबह 9 बजे 9:30 बजे जाते थे, एंड ऑफिस एंड रात को 8 साढ़े 8 बजे तक तो मिनिमम होता था। सो ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं करते। और वीडियो क्लासेस मैंने इनफैक्ट ऑडिट भी लिया था मार्च एंड में लिया था। तो इनफैक्ट जो इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था और जो कोचिंग के लिए थी वो कब ली थी? 1 महीना पहले, मार्च एंड को ली थी। बट अगेन इट इज द डेडिकेशन दैट मैटर्स। वो डेडिकेशन है जो मैटर करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, है ना। किसी को कुछ भी पूछना है सर, डीपी के लिए मार्क्स नहीं आते डीपी में, मेरे भी नहीं है 41। ये प्रूव करता है कि अगर आपके 3-4 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, और आपके वो 3-4 सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसमें नंबर ले आते हो ना अच्छे, तो आपका सारा काम वहां से बन जाता है। 1 सब्जेक्ट के नीचे एक सब्जेक्ट, राइट। तो वो सारा काम आपका बन जाता है कि अगर आपने एकदम वो स्ट्रॉन्ग मार्क्स वहाँ पे क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, राइट।
और कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक है तो क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज, जैसा सवाल फिर में मार्क्स नहीं आते तो पहले तो आप एक्सप्लोर करो क्यों नंबर नहीं आता। जैसे मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने टेक्निक बताई है ना, शायद इनके पास इतना टाइम नहीं रहा होगा, उतना टाइम दे पाए डीटी को। डीटी तो सब्जेक्ट में रिक्वायर्स टाइम, वरना जो इन्होंने टेक्निक बताई है ना, कंसाइज करना, शॉर्टन करना, प्रैक्टिस करना, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में रिवाइज कर पाना, वही की है उन सब्जेक्ट में भी मार्क्स आना। बिकॉज डीटी में शायद आप ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि 1.5 डेज में रिवाइज नहीं हो पाता होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे कंसाइज बना पाना, उसको शॉर्टन कर पाना, उसके जो सेक्शन नंबर के रेफरेंसेस हैं या जो भी जजमेंट के रेफरेंसेस हैं उनकी लिस्ट बनाकर देख पाना, मे भी उसके वॉइस भी बनाकर सुन पाना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाना। तो दैट इज द की, है ना, दैट इज द की मार्क्स लाने के लिए। अगर वो चीज फॉलो करोगे तो वहाँ पे काम बन जाएगा। बाकी कोई सब्जेक्ट वीक है तो डोंट टेक एट सो मच एज एवर। मेरा भी था, 2-3 सब्जेक्ट्स मेरा वीक थे, ठीक है, इतना था कि भाई यहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है जो मेरे स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली मेरे को क्या करना है, वहाँ पे मार्क्स पुल करना ही करना है। आई हैव टू पुल द मार्क्स ओवर देयर, राइट, मेरे को वहाँ पे मार्क्स पुल करना ही करना है। एंड अगेन समथिंग मोर यू वांट टू आस्क? और आईडीटी में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, मतलब कैसे प्रैक्टिस किया था, मतलब उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं था एंड आई कैन कीप प्रैक्टिसिंग। सो आईडीटी में भी आई टू क्लासेस, सो यूजुअली विशाल मेथड, हाँ राइट, उनसे मैंने एंड ये वो बुक्स लाए थे, कुछ क्वेश्चनर बोल के उन्होंने बुक लॉन्च किया था, तो उसमें काफ़ी मटेरियल था। एंड आईडीटी में इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, अगर आपको डेफिनेशन वगैरह पता है तो देन उसके बाद इट्स ओनली अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट, यू कैन अप्लाई उस टाइम पर तो निकल सकती है। राइट, तो जो लिमिटेड क्वेश्चंस थे जो फैकल्टी ने प्रोवाइड किया था, अगेन काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ऐसा ढूंढना पड़ता है। जैसे आईटी में अगर मैं बताऊं, मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपको 2-3 ऑथर्स के क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उसके अलावा भी यू हैव इंस्टीट्यूट का मटेरियल, यू हैव आरटीपी, जो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आप रैदर उनको ही अगर 50 बार लगा लो ना, रैदर देन गोइंग फॉर एनीथिंग न्यू, और अच्छे से अगर प्रोविजंस रिवाइज कर लो ना और उसके अप्लाई करके आ जाओ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द मार्क्स। वहाँ पे आपको कुछ श्योरली आने वाला है, राइट, वहाँ पे मार्क्स श्योरली गोइंग टू गेट, मार्क्स श्योरली आने वाला है वहाँ पे। तो डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, ऑडिट हो गया। लॉ में आपने सेक्शन नंबर्स वगैरह याद किया, सेक्शन नंबर्स वगैरह के याद किया था। सो देयर इज नॉट नो शॉर्टकट नॉट टू लर्न द सेक्शन नंबर्स, बट एग्जाम में याद नहीं आ रहा था, राइट। अब देखो एग्जाम में इफ यू लर्न 80% ऑफ द सेक्शन, आप एग्जाम में 40% 80% याद करोगे तो 40% लिख ही पाओगे, और अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे पाओगे तो वो भी याद रहेगा। और दूसरी चीज़ जो प्रेजेंटेशन है वो वहाँ भी हेल्प करती है। ऑडिट की प्रेजेंटेशन एंड लॉ की प्रेजेंटेशन इज मोर और लेस, सो जो प्रेजेंटेशन है वो वहाँ भी हेल्प करती है, राइट। जो ऑडिट का प्रेजेंटेशन है दैट हेल्प्स यू इन लॉ, तो आपको वहाँ लॉ पे भी हेल्प करने वाला है, दैट हेल्प्स यू देयर एज वेल। तो प्रेजेंटेशन दैट इज गोइंग टू बी द की, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे की रहने वाला है। अच्छा, कॉस्टिंग आपने कैसे किया था? बिकॉज अगेन आई थिंक न्यूज़ सिलेबस में कॉस्टिंग इज अ वेरी डाइसिव सब्जेक्ट, स्पेशली न्यूज़ सिलेबस के अंदर। सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग वाज कि हमारा केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा आने वाला है, थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है, बट निकला वो प्रैक्टिकल ही, जहाँ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आए थे। तो बस वही है, अगर योर थ्योरी बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से जानते हो, समझते हो, आपने लर्न नहीं कर रखे, बहुत क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट मेमोराइजिंग द क्वेश्चंस, बट दैट इज नॉट द वे। आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के अप्लाई कर सकते हो तो देन यू नो इजीली क्लियर दैट आल्सो। कॉस्टिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु लाइक मैथ्स, मतलब मैथमेटिक्स अगर पसंद है तो यू कैन इजीली क्लियर, नहीं भी पसंद है तो भी इट्स मोर फॉर मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, तो आपको वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो वही अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसमें तो देन तो अगेन इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज पर्सनली आई यूज्ड टू हेट कॉस्टिंग। मुझे तो कॉस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं था, आई हैड जीरो इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, बट तो करना पड़ता था कि हाँ एग्जाम में क्लियर करना है, तो हर किसी के साथ कोई ना कोई पेपर ऐसा होता है। बट अगेन क्वेश्चन को रेक्टिफिकेशन नहीं करना, कॉन्सेप्चुअली समझना है एंड फ्लो को गो थ्रू करके जाना है कि व्हाट इज द फ्लो, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करना है, फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के वहाँ काम नहीं चल सकता, यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर दैट, राइट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एंड अगेन ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रैक्टिस, नंबर ऑफ रिवीजन,
अब अगेन आप कैसे पढ़ते हैं वो भी मैटर करता है। जैसा कि आपने कितनी बार रिवाइज हो पाया था? कॉस्टिंग ट्वाइस रिवाइज हुआ। So I took classes and classes के साथ एक बार क्लासेस के साथ एक बार रिवाइज एंड देन एक बार रिवाइज। बट अगेन क्या होता है कि अल्टीमेटली आप किस फ्रेम में करते हो, आप कैसे करते हो, आप किस तरीके से करते हो। कहते हैं कि अगर आप इफेक्टिवली चीजों को कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग इफेक्टिवली, then even doing 2 times at 2 times will give you a benefit of 4 to 5 times. बट अगर आप इसको इफेक्टिवली नहीं कर रहे हो तो 5 बार करके भी आपको 2 बार का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आप उस चीज को कैसे कर रहे हो, किस ढंग से कर रहे हो, आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कैसा है, राइट, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन यू हैव। कहीं ना कहीं ऑफिस का एक बेनिफिट जरूर होता है कि वो जो प्रेशर सिचुएशन है, उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना, यहाँ वो अपने माइंड को फोकस रखना, वो एक बेनिफिट आई थिंक जरूर मिलता है, राइट, दैट इज द बेनिफिट यू डिराइव, वो बेनिफिट हमें जरूर मिलता है वहाँ पे। So again, costing, I think conceptual clarity. SPM again, it is the same conceptual clarity and practice. FRM again, it is the conceptual clarity and practice. The just especially in the skill what he told is कि quote para numbers. Try to quote para numbers. Try to make summary out of it. Audit के अंदर prepare the summary. Conceptual clarity, presentation, interlinking skills. Law के अंदर same फंडा. Costing में theory में भी उन्होंने क्या use किया? Wise flip use किया. He used for theory as well. Right. अगेन उसके बाद DT, IDT, इन सब में अगेन अगर आप वॉइस क्लिप का टेक्निक यूज कर सकते हो, सेम जो मॉडल लॉ में सिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन वही फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहाँ भी प्रेजेंटेशन काफी हद तक वही काम आना है, राइट। DT, IDT में प्रेजेंटेशन काफी हद तक वही काम आना है, तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से फॉलो कर सकते हो तो आई थिंक दैट विल डू द वर्क, उससे हमारा काम चल जाएगा, राइट। I had the study material from Sanjay Saraj. So I took the material from there. Then I practiced the study material from the institute. So concepts जो नहीं समझ में आए तो Google पे वीडियोस वगैरह तो YouTube पे भी मिल जाते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही concept नहीं समझ में आए, आपने Nestopedia है, Nestopedia से पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ गूगल यूज किया, Nestopedia यूज किया, बट मेक श्योर कि जो कॉन्सेप्ट्स है यूट्यूब के वीडियोस यूज करें, बट मेक श्योर कि जो भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। गूगल यूज करना पड़े, Nestopedia यूज करना पड़े, यूट्यूब वीडियोस यूज करना पड़े, बट ही मेक श्योर कि क्या किया उन सारे कॉन्सेप्ट को साथ साथ क्लियर किया, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस अगेन प्रैक्टिस करना है समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को क्या करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, राइट। तो अगेन दैट इज समथिंग। आपने स्ट्रैटेजी में क्या फॉलो किया था या स्ट्रैटेजी इंडियन? हाँ, इंडियन स्टडी में वेरी स्टडी मैटर्स। हाउ यू समराइज दैट? प्रवीण शर्मा सर की वो आती है समरी शीट्स होती, मतलब ट्यूशन मैंने लिया था बट आई कुडंट अटेंड इसी वजह से, बट आपको LMS और आवाक पे वो मिल जाता है, सारा समरी मिल जाती है उसमें चार्ट फॉर्म में। सो फर्स्ट आई वेंट थ्रू द वेट टेक्स्ट एंड देन समरी से तो एक बार उसको गो थ्रू किया, बट मेक श्योर किया कि साथ साथ क्या बनाया इन्होंने, समरी बनाया, एक एक चीज का क्रक्स बनाया, एक एक चीज का क्या बनाया, समरी बनाया। कितने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? 4.5। तो 4.5 मंथ पहले स्टार्टेड स्टडी, तो उससे पहले कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? FR का क्लास लिया था, बट अगेन रिमेनिंग वाज समथिंग दैट 4.5 मंथ पहला करना स्टार्ट किया था। तो अगेन 4.5 मंथ में चीजें पॉसिबल है, बट अगेन व्हाट ही डिड इज दैट अगेन ऑडिट का जैसे इन्होंने बोला 35 घंटे की क्लास थी, वो भी इन्होंने छोटा करके 24 घंटे में खत्म कर दिया, राइट। 24 घंटे में खत्म कर दिया। कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी भी किया होगा, काफी सब्जेक्ट जो वीडियोस लिए कहीं ना कहीं वैसे वीडियोस लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कम टाइम में हो सकती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी में टाइम लगाया। तो जब का क्लासेस का सिलेक्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि व्हाट क्लासेस यू चूज, कितना टाइम लगा रहे हो उसमें, राइट। क्योंकि अगर कहीं एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया किसी क्लासेस में, तो अगेन दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। वो क्या करने वाला, मैं देखो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। How was the approach for papers? सर How was the approach for paper 6? Paper 6 capital markets. So basically, I was my confused था between risk management and capital markets. So time constraint like risk management is also very very interesting if you go for it. उसमें मतलब probability theory and statistics involved होता है. But again मेरे पास time नहीं था उतना ज़्यादा
from modules only or from other? Only the Only modules. And it gives you a lot of benefit if you've been reading annual reports from day one. So for 3 years I पता नहीं काफी सारी annual reports पढ़ा हूँ, 30-40 at least annual reports पढ़ा हूँ. But again exam में आया mutual fund पे, तो I have never even seen a mutual fund का balance sheet. But exam में question was on mutual fund का balance sheet. So exam can throw any surprise. But yeah, अगर आप starting से and elective में आपको वही subject लेना चाहिए that you really like. मतलब ऐसा नहीं कि कोई और कुछ ले रहा है या economic law छोटा है या international taxation DT के साथ clash करता है. Like if you are reading international taxation, DT में 30 marks का help हो जाता है. But if you don't like that subject, वो I don't think कि वो उतने कम time में possible है. If you have time, then definitely go for it. तो हमेशा चूज करो कौन सा सब्जेक्ट जो तुम्हें बहुत ज्यादा मजेदार लगे, दैट यू पर्सनली फील इंटरेस्टिंग, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बिकॉज जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना तुम उसको अपना पीसी बना देते हो. So, how did you manage your what was your attitude towards studies and how did you manage positive attitude? So मतलब basically मैं recreation के लिए क्या करता था, right? Sorry? Recreation के लिए बीच में क्या करता था? या सिर्फ मैं पढ़ता था? नहीं, positive attitude. कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या होएगा एग्जाम में. If you have it planned out and 12 to 13 hours आप daily target अपना achieve कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा pressure नहीं आता है. Most important thing is last month में pressure आएगा ही आएगा. मैंने सर से बात की थी और भी जितने ट्यूटर्स थे उन सबसे बात की थी. They all said कि last month में बहुत ज़्यादा pressure आता है. So I made sure कि मैं last month में 12 hours का एक budget बना रहा हूँ and बाकी में 13 hours दे रहा हूँ. So I was creating a buffer beforehand. जो 4.5 months उसमें 3.5 months में buffer create करा था कि last month में मेरे को pressure ना आए. Last month में मैं 2 episode friends देख लेता था. So chill out करना होगा, मतलब थोड़ा सा chill out करेंगे कुछ लिखिए जो भी अच्छा लगता हो, म्यूजिक सुनना, डांस करना, जो भी अच्छा लगता हो. So you need to do that. पढ़ते भी वरना you will go insane. Now this is something जो he has said very important. What most of us do is that कि एग्जाम से 4 महीने का टाइम we ignore more than half of the time. And एग्जाम से पहले लास्ट मंथ में we are ready to give 15 hours a day. But that is the time कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा सर फट जाता है, हमें लगता है कि हम यहीं छोड़ दें, हम किताबें यहीं फेंक दें, हमसे कुछ नहीं होगा. जबकि प्रैक्टिकली आपको क्या करना है कि पहले से एक लेवल क्रिएट करके चलो, जैसे नोट के स्टडी बफर बिफोर है, और एग्जाम में कोशिश करो कि लास्ट मंथ में कम प्रेशर हो. जितना एग्जाम से कोई टाइम कम हो उसके बाद रिलैक्स हो. तुम आधा घंटा अपने आप को कुछ अपने फेवरेट शोज, फेवरेट सॉन्ग जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उस पर टाइम लगाओ, एटलीस्ट आधा घंटा. यू क्रिएट दैट बफर बिफोर हैंड सो दैट लास्ट मंथ में जो प्रेशर है एक्सट्रीम वाला वो उतना ज्यादा ना आए. आएगा तो सही, नो वन कैन स्टॉप दैट, बट उतना ज्यादा ना आए. One thing more you can do is that is I personally suggest, I don't need it or no, that is meditation. कि आप वो जरूर करो. I used to sleep for it. He used to sleep for it. So again, that is something very important. Proper sleep. Sleep को आप compromise नहीं कर सकते. You need a proper sleep. वो चीज चाहिए ही चाहिए. राइट, और कोशिश करो कि अभी से टारगेट रखो कि मैं लास्ट मंथ तक मेरे को प्रेशर नहीं लाने देना है. मेरे को चीजें पहले ही खत्म करनी है, जितनी मेहनत करनी है, बट लास्ट मंथ तक प्रेशर नहीं लाने देना है. That is something very very important. क्वालिटी 70 मार्क्स या फिर पूरा 90-95 मार्क्स अटेम्प्ट करना कैसा मतलब प्रेफरेबल रहेगा? मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब व्हाट वुड यू गो फॉर कि क्वालिटी 70 मार्क्स अटेम्प्ट करना या फिर 85, 90, 95 अटेम्प्ट करना, पेपर कंप्लीट करना, वो वाला स्ट्रेटजी? Again depends कि कौन सा पेपर है. मतलब पेपर वाइज इट विल डिफर. मतलब जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट में अगर आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आप 70% एक्सपेक्ट करो आपको मिलेगा. 70% normally तब मिलेगा, you are saying because you follow their presentation in their LinkedIn. But normally 80 में 30 से भी मार्क्स आता है. Why I am asking is because सर का जो टेक्निक्स है, मतलब we all know कि वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में, because what we do is फटाफट लिख देते हैं बस खाली आंसर. बट सर ने बोला जो टेक्निक्स वगैरह फॉलो करने के लिए उसमें I थोड़ा attempted around 80-85. वही 57-58. So डिपेंड करता है, उस टाइम पे डिपेंड करता है क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस का क्वालिटी है. अगर कुछ टफी क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल ही जो मतलब मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहे हैं, एंड इफ यू आर राइटिंग क्रैप उस आंसर में, देन इट वोंट मैटर. द क्वालिटी ऑफ द आंसर विल मैटर. यू कैन राइट 4-5 पेजेस उसमें लिखते जाएंगे. अपन मैंने भी लिखा था, समझ में नहीं आ रहा तो भी लिखते गया, बट बाद में समझ में आता है कि नहीं
एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होता उसकी जगह कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता तो मे बी 2-3 मार्क्स और Did you dream about paper and You said your DT paper was a bit tough. You blanked out. So how did you cope in those 3 hours, and plus did that affect your IDT So paper? basically what happened was मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में 45 मिनट्स दे दिया आता था अच्छे से एंड सजाने लगा एंड उसको 14 मिनट्स लगेगा सो यू नीड टू प्लान आउट कि आप एक क्वेश्चन को कितना डेडिकेट करें टाइम इवन इफ यू नो अच्छे से कि उसमें क्या करना है सो 50 मार्क्स में ब्लैंक छोड़ के आया क्वेश्चन नंबर तक नहीं आया लेकिन क्वेश्चन का both 3 marks अगर मैं अटेम्प्ट करता एटलीस्ट 10 तो मिल ही जाता so that was a mistake that I made But did that affect your IDT paper also? Before IDT paper वो दिमाग में था कि DT ऐसा है. पेपर फाड़ के फेंक देना चाहिए नहीं सोचना So, but that means it did not affect you at all before the IDT paper. no that is IIT में I was confident also So that is something very very important. So that is something very very important. मैंने जो एग्जाम दिया था तो FR में I was not confident of passing. I was practically मतलब घर जाके लग रहा था ग्रुप हाथ से निकल गया. But उसके बाद एसएम में मेरे पास स्ट्रांग नहीं था. एसएम भी इतना अच्छा नहीं गया था. But उसके बाद मुझे पता था कि मेरे पेपर्स हैं. मुझे पता था कि मेरे पेपर्स हैं. तो कोई बात नहीं अगर वहाँ पे पूरी भी डेस्टिनी ने साथ दिया और मेरे पेपर्स हैं. तो I have my papers to prove myself. अगर मैं पैनिक हो जाता और अपने पेपर्स भी खराब कर देता तो the result would have been bad. Right? So again he did not panic. तो इसका काम निकल गया वहाँ पे. अगर ये पैनिक हो गया होता तो जो आईडीटी में अच्छे मार्क्स आ रहे होते वो नहीं आते. Right? So that's a simple thing. और ये डिफर पर ना लॉ के लिए चार्ट बुक आती है कोई भी मटेरियल फॉलो करो आप जिस भी मटेरियल फॉलो करोगे मटेरियल सारा अच्छा होता है. अगर किसी टीचर ने मटेरियल बनाया है तो वो मटेरियल अच्छा ही होगा. आप जिस भी मटेरियल को डेडिकेशन से फॉलो करोगे दैट विल गिव द रिजल्ट. व्हाट मैटर इज कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, कितनी बार रिवाइज कर रहे हो. और अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से होता है. दैट डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा क्या कंफर्ट जोन है क्या नहीं है. अलग अलग चीजें होती है. बट जो भी टीचर का फॉलो करो चाहे ऑडिट हो चाहे लॉ हो बट मेक श्योर कि यू हैव दैट फैकल्टी ऑन दैट फेक ऑन दैट फैकल्टी. आप फेस रखो और अच्छे से काम करो. राइट. मटेरियल से अगेन बहुत ज्यादा जो मैं बताऊं ऑडिट का जो मेरा मटेरियल है उससे भी ज्यादा जो मैटर करता है आप जो प्रेजेंट करते हो, आप जो इंटरलिंकिंग स्किल्स अप्लाई करते हो. राइट. उससे ज्यादा वो चीज मैटर करती है कि हाउ यू रिवाइज दैट, हाउ यू हैव डन इट इन अ कंसाइज वे और आपने किस तरीके से वो काम करा है. लॉ और ऑडिट में जो 1.5 डेज है उसमें कैसे मैनेज करते हैं? प्रोविजंस पढ़े पीए पढ़ा था कैसे? ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल जो था ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल को यूज किया. जो टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस था कि ये बस देखने का ये उसको फ्लिप कर देता था. इसमें लगा कि एक बार रीड कर लेता हूँ और एग्जाम में आगे को लिखता हूँ. तो प्रोविजन नहीं पढ़े पीए नहीं पढ़े. ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ा. स्टडी मटेरियल में जो भाग था एंड जो नोट्स बनाए जो खुद के नोट बनाए हुए थे प्लस द स्टडी मैट मार्किंग प्लस द पीएम मार्किंग. Did you go through all the practice manuals and RTPs for all the subjects? for all the subjects I went. So, which were the Audit, subjects law. specifically? For theoretical subjects, I followed the old practice manual. But for the practical ones, Especially for the new flavor student this is something very common because ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चन आता है हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमारे पास पीएम एप्लीकेबल नहीं है. शायद आपने भी मुझसे पूछा था. तो आई टोल्ड यू कि भाई जो ओल्ड सिलेबस का पीएम है आप वही फॉलो करो बिकॉज वही क्वेश्चन बैंक काम आएगा. राइट. दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल. आप एसपी में भी कर सकते हो क्योंकि ज्यादातर टॉपिक जो है सेम है कॉमन टॉपिक्स हैं तो यू कैन यूज दैट. ऑडिट का जो 1.5 डेज है उसमें स्टार्ट किससे किया था? स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था कि छोटा टॉपिक से? मतलब कुछ प्लान था कि किससे करना है? हाँ planned out था. I'll share the Excel. एक्सेल बनाया हुआ है तो यू कैन शेयर द एक्सेल. जिस एक्सेल में ये प्लान्ड एवरीथिंग. अब कहाँ याद रहता है यार, 2 दिन पहले का याद नहीं रहता. 2 महीने पहले एग्जाम दिए थे. So how much coverage do you plan in law and order? मतलब in the sense marks का मतलब
not in the paper, while studying also, कितना percent cover करके पूरा syllabus cover करना? Like first of all, MPFC, so those were my weak points. but उतना ज़्यादा मैं in depth में गया नहीं था. I focused on the standards, उससे bulk of marks आता है, आरोप का company audit, and one more. And types of audits में what you did? Study मतलब में ग्रेड में नहीं किया था, तो study में follow नहीं किया था, notes कर लिए थे, practice मार ली. न्यू का भी तो पेपर बहुत लेंथी लॉ के अंदर. न्यू का भी था ऑडिट एंड लॉ में पेपर अच्छे पेपर है. ऑडिट एंड लॉ में न्यू में पेपर अच्छा था. दो पेपर लॉ ओल्ड जितना नहीं था पर अच्छा पेपर था, लेंथी था. Did you resort to any selective starting, like for FR usually consolidation or amalgamation, or you covered all of the chapters? No, I covered all of the chapters from at least study map. मतलब स्टडी मैट तो बेस था. ये जो स्टडी मैट है वो तो बेस है, वो तो पूरा कवर करना ही है. उसका हर एक क्वेश्चन तो कवर करना ही है. I had basically planned to drop financial instruments. That's very huge. But then I covered that also. SEBI, SCARA were very scary. मेरा वॉइस तो सुन के चले जाते हैं. Subject wise marks एक बार subject wise marksheet ही है. हाँ ठीक है. ये दो के याद है, IIT का याद है. Audit 57. And anyone कुछ पूछना है? Sir, जो paper 6 में there are 3 case study and there were 10 students. Select कैसे करना है? कौन सा? कैपिटल मार्केट्स में इंस्टीट्यूट ने जो ऑप्शन दिया था एमसीक्यू आने की बात थी 40 मार्क्स की. इट वाज अराउंड 13-14 मार्क्स एंड पेपर पैटर्न कुछ फॉलो हुआ नहीं था. सो बेसिकली यू कैन नॉट ट्रस्ट आईसीआई ऑन दिस कि वो पेपर पैटर्न फॉलो करने वाला है. यू हैव टू प्रिपेयर टू फेस एनीथिंग, कुछ भी कर सकते. तो जो 2 केस स्टडी सिलेक्ट करना है वो इनिशियल 15 मिनट्स में सिलेक्ट किया था या फिर नहीं, इनिशियल 15 मिनट्स में मैं रीड ही नहीं कर पाया था पूरा. आई टुक हाफ एन आवर आराम से. आई read out everything धीरे-धीरे and then decided कि कौन सा दूसरा. तो पहले पूरा केस स्टडी स्टार्टिंग से पूरा रीड किया या फिर So basically there is this thing called a diagonal reading. So MBA में सिखाते हैं आपको कि आप diagonal reading करो, you catch the important points and आप आगे बढ़ते हो. अगर आपको वो समझ में आ रहा होता है कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं catch कर पा रहा हूँ, I can answer that, then you मतलब आप आराम से उससे. So what is this diagonal reading? So diagonal reading basically क्या होती है that you are reading a paragraph diagonally. मतलब आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हो, आप बस important points जो diagonally पढ़ रहे हो. बस एक आइडिया ले रहे हो हर क्वेश्चन में कि क्या है, whether you have knowledge on that or not. I'm sorry. I couldn't. I left 30 marks. Point. So one blunder ही दी. पहले क्वेश्चन में 45 मिनट लगा दिया. So that is something you have to learn. कि हमें वो ब्लंडर नहीं करना, हमें वो गलती नहीं करनी. Like that is something you have to learn. कि जो चीज़ नहीं करनी. कहीं भी अगर ऐसा कुछ करोगे तो फंसोगे. मेरे साथ भी हुआ था सेम चीज़ FR के अंदर. एक क्वेश्चन में 45-50 मिनट. And Old course SFM paper, this time there were some mistakes or some assumptions were to be made by us, by the students. So how do you go about during the exam? Like ये assumption करना है, we have to do this or that. So basically, whatever concepts you have read, if you are applying those concepts, assumptions अगर आप ले रहे हो, then you can always mention your assumption at the beginning itself. Basically, लोग क्या करते हैं? They write the assumptions at the end. But the paper checker वो आपका पहले नीचे जाकर assumption नहीं पढ़ रहा, तो आपका आंसर चेक करना चालू करता है. And he has some predetermined notion or assumption, तो वो अपना उसी दिमाग से चेक करेगा. तो आप ऊपर ही मेंशन कर दो कि ये मेरी assumption है, इस बेसिस पे मैं आगे कंप्यूट कर रहा हूँ, ये डिफरेंस. जो 15 मिनट्स रहता है बिफोर एग्जाम, ये ऑडिट को कैसे मैनेज करते हो? क्या जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, Just read the questions and mark कि आपको कौन सा बिल्कुल भी नहीं आता है. Just strike it off. कि कौन सा बिल्कुल नहीं करना, एंड जो करना है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है.
draw first reading from author book or from study material? Study material, then the chart. Only class. They were summarized. And let me tell you, न्यू सिलेबस का स्टडी मैटर इज वेरी वेरी गुड. अगर किसी स्टूडेंट को स्टडी मैट करने का मन है, ओल्ड सिलेबस का आप नहीं कर सकते, बट ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट भी न्यू सिलेबस का स्टडी मैट में पढ़ सकते हैं. Because the study mat given by the institute in the new syllabus is very very good. बहुत attractive है, बहुत कलरफुल है. If you are planning कि मार्केट से आप कोई भी बल्कि बुक खरीदोगे उससे far better है कि आप स्टडी मैट फॉलो करें. Because the study mat that the institute has given is very very good. बहुत ही अच्छा स्टडी मैट है. Right. I know you are a new course student, but any tips you can be giving about ISCA specifically? The only one that shift to new course and discuss. What was the approach toward other topics in law, allied laws and economic laws? Economic laws में we had basically I made कि कितना छोटा कौन सा है maximum marks है. So यहाँ पे दिखा दिया कि marks by जैसे कि सर इन टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स हुआ है. ये देख लो कि छोटा कौन सा है, जल्दी कौन सा होगा और कंपैरेटिवली आसानी से कौन सा होगा, जल्दी कौन सा होगा. सो दैट कैन गिव यू कॉन्सेप्ट. और जो बल्कि टॉपिक्स है उनमें पे जितना टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से Did you also refer to the classes of Swapnil Patni with the charts, or you just use the charts no, the revision videos on YouTube? You have to buy it from his website. So this happened to me. So you should always what time? It's my first promotion. You should always complete reading the question paper. Otherwise क्या होता है ना, आप जब attempt भी कर रहे हो आप सोच रहे होते हो कि आगे वाले क्वेश्चन क्या आंसर है. So it's better to give 5 minutes to separate कर दो. At least read complete reading and then you will start working. In SPL you got 90. So like presentation, how you distribute module based presentation you did or what subject was in that manner? So study materials or new study material, I followed CIGA plan. So that felt wrong. Yeah, so basically if you are writing a bit of the theory and the concept as well, between those practical answers, that I can guess. So there was something you stored very beautiful thing. क्योंकि although मैंने अपने rectangle also attempt नहीं किया था, I just attempted 72 marks in SPM and got 48. और उसमें भी मुझे अच्छे से 52 marks ही आता था rectangle. But what I did is कि again जो इन्होंने कहा, practical मैं used to integrate theory. Practical है उसमें theoretical knowledge भी लिखता था, practically उसको बताता था. So वहाँ you always have better chances to get full marks. और वहाँ पे क्या होता है कि सिली मिस्टेक हो भी गया ना, टैक्स में भी ये चीज करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, प्रैक्टिकल में राइट क्यों है, सो दैट वो सिली मिस्टेक हो भी गया, एग्जामिनर को समझ आए कि हाँ भाई ये सिली मिस्टेक है, बंदे को नॉलेज तो है कॉन्सेप्ट का, बट ये कैलकुलेशन करता है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है. राइट, सो डन. Right. So again, आपको क्या करना है? You have got this opportunity to interact with him. So take out the maximum learnings, note it down. जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको लगता है कि मुझे follow करना चाहिए, personally follow करना चाहिए, take it down, write it down, and use those. कुछ कमी है उसको भी सीखो कि हाँ DT में गलती हुई. Learn from that as well. Right. Take out all the positives, जो भी अच्छी चीजें लगी, and you can try to follow. एंड अगेन एक चीज जरूरी नहीं होता कि मतलब जैसे शांतनु ने बोला है तो मुझे वो चीज फॉलो करना है, कोई भी चीज थी आपको कोई भी बोले, मैं भी बोलूँ, इट इज एवरीथिंग. कोई भी आपको कुछ कहे, मैं बोलूँ, शांतनु कहे, कोई और कोई भी कहे, टेक इनकी आपके लिए क्या सबसे ज्यादा सुटेबल है, बिकॉज हर किसी के स्टूडेंट का सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया अलग होता है. राइट, तो ये सोचना कि आपके लिए क्या ज्यादा सुटेबल है एंड व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल थिंग फॉर यू. तो आपको जो भी चीजें सुटेबल लगती है कि ये मुझे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली फॉलो. Right.